जाता है। अब ये पिंडका सप्त आचार्य चरक ने तो 7 प्रकार की बताई है, ठीक है, लेकिन अन्य आचार्यों ने भी अलग अलग टाइप की प्रमेय पिंडका बताई है। तो ये यहाँ पे देखना, देखो आचार्य चरक ने 7 प्रमेय पिंडका कौन कौन सी बताई है? शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरशपी, अलजी, विनता और विद्रदी, ठीक है। शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरशपी, अलजी, विनता और विद्रदी। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। शराविका, शराव पता है, एक हम पढ़ते हैं ना रस शास्त्र में भी सराव संपुट अगर पढ़ा हो, सुना है किसी ने सराव संपुट? यस बॉस। यस बॉस। हाँ, तो देखो शराब ऐसे समझो कि जैसे कोई दिया ले लिया हमने मिट्टी का बड़ा सा, ठीक है, तो उसे शराब बोला जाता है। तो ऐसे याद करो, एक शराब है, ठीक है, ऐसे करके इसमें अंदर एक कछुआ रखा है, ठीक है, और इस शराब के ऊपर एक जाल लगा हुआ है। याद करने का तरीका है बस, ठीक है। अब ये जो कछुआ था इसको आपने क्या दिया? सरसों खाने के लिए दी, ठीक है। कहानी की तरह याद करोगे तो हो जाएंगे याद, रटोगे तो 2 दिन में भूल जाओगे। इसको आपने सरसों खाने के लिए दी तो इसे क्या हो गई? एलर्जी हो गई कछुए को, ठीक है। अब एलर्जी हुई, आगे जाके इसी में विद्रदी बन गई। विद्रदी मतलब एब्सेस बोला जाता है, ठीक है। क्या थी कहानी? एक शराब संपुट था, उसके ऊपर जाल लगा हुआ था, उसके अंदर कछुए को रखा था। कछुए को आपने क्या दिया? सरसों खाने के लिए दिया। सरसों खाने के बाद उसको क्या हो गई? एलर्जी हो गई, और एलर्जी आगे जाके विद्रदी बना दिया उसने। तो देखो क्या क्या थे, एक शराब था यानी शराविका, उसके अंदर किसको रखा था? कछुए को रखा था, कच्छपिका, ठीक है। शराब के ऊपर जाल लगा हुआ था, जालिनी, और उसको खाने के लिए क्या दिया था? सरसों दिया था, तो सरशपी, ठीक है। और वो खाने से उसको क्या हुई? एलर्जी हो गई, तो अलजी, ठीक है। विनता एक एक्स्ट्रा याद करना है, और विद्रदी, ठीक है। तो ये ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। विनता को अलग से याद कर लो या कुछ बना लेना इसका भी साथ में, ठीक है। तो शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरशपी, अलजी, विनता और विद्रदी, तो ये 7 प्रमेय पिटका है जो कि आचार्य चरक ने बताई। हाँ, बहुत कछुए का नाम विनीता रख देते। हाँ, कछुए का नाम विनीता रख देते, बहुत बढ़िया। कोई है तो नहीं इस क्लास में विनीता? नो बॉस, तो फिर ठीक है, रख देते हैं। तो देखो एक शराब है, शराब के ऊपर जाली लगी है, ठीक है। उसके अंदर हमने एक कछुए को रखा है, कछुए का नाम है विनीता, ठीक है। और उसको क्या दिया? सरसों खाने के लिए दी, उसको एलर्जी हो गई, और एलर्जी से आगे जाके उसको विद्रथी हो गई, ठीक है। कछुए का नाम विनीता। चलो, तो ये शराबिका, कच्छपिका, जालिनी, सरशपी, अलजी, विंता, विद्रदी, ठीक है। यहीं पे याद करके जाओ नाम सारे। अब आचार्य सुश्रुत ने 10 बताई है, ठीक है। तो उन्होंने 10 कौन कौन सी एक्स्ट्रा बताई है? चरक की 7 तो मानी है, साथ ही साथ उन्होंने बताई है मसूरिका, पुत्रिणी और विदारिका। तो इसे ऐसे याद करो कि पुत्री की विदाई मसूरी में, ठीक है। पुत्री की विदाई मसूरी में, तो 7 तो ये हमने याद कर ली, ठीक है। 7 के बाद पुत्रिणी, विदारिका और मसूरिका, ये सुश्रुत जी ने 3 एक्स्ट्रा बताई है, ठीक है। अब देखो वाग्भट जी ने भी सेम बताई है, शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सर्पिका, अलजी, विंता, विद्रदी, मसूरिका, पुत्रिणी, विदारिका। तो सुश्रुत वाली और वाग्भट वाली सेम है। अब आते हैं भोज। भोज ने 9 बताई है। अब ये थोड़ा याद करने वाली चीज है। तो इन्होंने क्या करा, जो 10 थी, आचार्य सुश्रुत की जो 10 थी, उनमें से एक उन्होंने विंता को नहीं माना, ठीक है, विंता लिख के काट देना। दूसरा मसूरिका को नहीं माना, ठीक है। जो आचार्य सुश्रुत ने 10 बताई थी उनमें से विंता को नहीं माना है, मसूरिका को नहीं माना है,
कुलत्थिका को माना है, कुलत्थिका। ठीक है। आचार्य चरक ने 7 बताई है प्रमेय पिटका। आचार्य सुश्रुत ने 10 बताई है, 3 एक्स्ट्रा बताई है पुत्री की विदाई मंसूरी में। ठीक है, पुत्रिणी विदारिका मसूरिका। बागभट्ट जी ने भी सेम सुश्रुत की तरह 10 बताई है। भोज ने 9 बताई है। उसमें भी जो आचार्य सुश्रुत ने 10 बताई है उनमें से विंता को नहीं माना है, मसूरिका को नहीं माना है, और किसको माना है? कुलत्थिका को माना है। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना है। अब एक चीज और याद रखो, जो आचार्य काश्यप थे, ठीक है, आचार्य काश्यप ने 8 मानी है। तो 8 कैसे मानी है? 7 चरक वाली, साथ में एक ऐड किया है उन्होंने अरुंशिका। ठीक है, काश्यप जी ने 8 मानी है, 7 में एक ऐड किया है अरुंशिका को, 7 चरक वाली मानी है। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. जी बॉस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं, क्या कह रहा है श्लोक में? उपेक्षया अस्य जायन्ते पिडकः सप्त दारुणः। ठीक है, 7 प्रकार की पिडका बताई है। मांसलेषु अवकाशेषु मर्मस्वपि ससन्निषु शराविका कच्छपिका जालिनी सर्षपी अलजी विनिता ख्या च विद्रधि चेति सप्तमी। ठीक है, मधुमेह की उपेक्षा करने से मांसल प्रदेशों में, मर्म स्थानों में एवं संधियों में 7 प्रकार की कष्टदायक पिडका उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ उत्पन्न हो रही है? इंपॉर्टेंट है, मांसल प्रदेश में, ठीक है, मर्म स्थान में और संधि में। तो MS, ठीक है, मांसल प्रदेश में, मर्म स्थान में और संधि में 3 जगह उत्पन्न हो रही है 7 प्रकार की पिडका। ठीक है, क्या क्या नाम थे? नाम हमने देख लिए, शराविका कच्छपिका जालिनी सर्षपी अलजी विंता और विद्रधि। तो ये क्या है? प्रमेह के बाद उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो टेबल बनाई थी इसमें ही कुछ चीज मार्क करेंगे। ये जो 3 है, शराविका कच्छपिका और जालिनी, इसको ऐसे मार्क करके इसमें एरो डाल के लिखना कफ प्रधान। ठीक है, ये 3 कफ प्रधान होती है। और सरशपी अलजी विंता और विद्रधि ये पित्त प्रधान होती है। ठीक है, ये है पित्त प्रधान। आगे चलते हैं, अब देखो एक एक करके हर एक प्रमेय पिंडका के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला क्या है? शराविका का लक्षण। तो देखो, शराव जैसा मैंने बताया था ऐसे होता है ना शराव। तो देखो, जिन पिंडकाओं के श्लोक देखते हैं पहले। अंत उन्नता मध्य निम्ना, ठीक है, बीच से तो निम्न है, साइड उठे हुए हैं, तो ऐसे ही शराव होता है। ठीक है, साइडों पे से उठा हुआ है और बीच से नीचे है, निम्न है। ठीक है, तो जिन पिंडकाओं के अंत यानी किनारे का भाग ऊंचा हो, अंत उन्नता, ठीक है, किनारे का भाग ऊंचा है, और मध्य निम्ना, बीच के भाग गड्ढे के समान हो, बीच का भाग गड्ढे में। ठीक है, श्यावा क्लेद रुगान्विता, और वर्ण में कैसी है? श्याव है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्याव रंग की है और क्लेद रुगान्विता। देखो क्लेद, वहां पे क्लेद है और पीड़ा से युक्त है। रुग, रुग माने रुजा कृतंते। ठीक है, रुजा है वहां पे, पीड़ा है, पीड़ा से युक्त है। शराविका स्यात् पिडका शराव आकृति संस्थिता। ठीक है, अब ये तो कोई पूछेगा नहीं कि शराविका कैसे आकृति की होती है, क्या पूछा जाएगा कि किस वर्ण की होती है? तो श्याव वर्ण की होती है, साइडों से उन्नत होती है। ठीक है, किनारों पे से ऊंचा होता है, बीच का भाग निम्न होता है यानी बीच का भाग गड्ढे के समान होता है, और क्या होता है? क्लेद युक्त होती है और रुजा युक्त होती है। ये हमने देखा शराविका। अब दूसरा आता है कच्छपिका। कच्छप बोला जाता है कछुए को। ठीक है, अब कछुआ कैसा होता है? इस टाइप से होता है ना ये। तो अब क्या बोल रहे हैं? अवगाढ़, ठीक है,
अवगाढ़ बोला जाता है। अब कछुआ क्या है, पानी में नीचे अंदर रहता है ना, तो ऐसे याद करो कि अवगाढ़ माने डीप सीटेड, ठीक है। तो जिस पिंडका में गहराई में वेदना होती है, ठीक है, अवगाढ़ अरति, ठीक है, जो वेदना हो रही है बहुत गहराई में हो रही है, डीप हो रही है। निस्तोध महावास्तु परिग्रह, इंपॉर्टेंट है महावास्तु परिग्रह, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, तोद होता है जिसका वास्तु यानी जिसका मूल बहुत बड़ा हो, ठीक है, जिसका जो बेस होता है वो बहुत बड़ा होता है, महावास्तु परिग्रह बोला जा रहा है। उसे क्या बोल रहे हैं, कच्छप बोल रहे हैं, कच्छपिका बोल रहे हैं। लक्षणा कच्छप पृष्ठाभा पिटका कच्छपी मता, तो जिसका परिग्रह घेरा दूर तक हो, ठीक है, महावास्तु परिग्रह, जिसका बेस भी बहुत बड़ा हो और जिसका जो घेरा है वो दूर तक हो, जो स्पर्श करने में चिकनी हो और देखने में कछुए की पीठ के आकार की हो, उसे कच्छपिका कहते हैं। तो इसमें एक महावास्तु परिग्रह इंपॉर्टेंट है, एक लक्षण इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चिकनी है, ऊपर क्या था, श्याव रंग की थी, ठीक है, क्लेद युक्त थी, यहाँ पे श्लक्षण है, चिकनी है। आगे चलते हैं, शराबिका कच्छपिका। अगला है जालिनी, ठीक है। तो जालिनी में क्या बोल रहा है, स्तब्धा सिरा जालवती, ठीक है, अब जाल होगा वहां पे। स्निग्धास्रवा, स्निग्धास्रावा महाशया, ठीक है, ऊपर हमने क्या देखा था, महावास्तु परिग्रह, यहाँ क्या है, महाशया, ठीक है। तो देखो जिस पिंडका के चारों तरफ जकड़ाहट स्तब्धता है, ठीक है, और शिराओं का जाल फैला है, जिससे चिकना स्राव निकलता हो, ठीक है, जिससे चिकना स्राव निकलता हो। स्निग्ध स्रावा, उधर क्या था, श्लक्ष्ण थी, वो चिकनी थी, लेकिन इससे क्या है, चिकना स्राव निकल रहा है, जिसमें व्रण का आशय गहराई तक हो, ठीक है। महाशया इसे ही बोला जा रहा है कि जिसमें व्रण का आशय गहराई तक हो। और अभी हमने कच्छपिका में क्या देखा था, अवगाढ़ अरति, ठीक है, गहराई में वेदना थी। अब यहाँ पे क्या है, जो व्रण का स्थान है, जो व्रण है पूरा, जो वुंड है वो गहराई तक है, ठीक है, वहां वेदना हो रही थी गहराई तक। और क्या है, यहाँ पे वेदना है, तोद अधिक हो, जिसमें छोटे छोटे अनेक छिद्र हो, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सूक्ष्म छिद्रा, ठीक है, सूक्ष्म छिद्रा महाशया, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे अनेक छिद्र दिखाई पड़े उसे जालिनी बोला जाता है। तो ठीक है, इमेजिन करते जाओ, छिद्र है, अब जाल है तो जाल में छोटे छोटे छिद्र तो होंगे, ठीक है, तो सूक्ष्म छिद्र याद रह सकता है आराम से। महाशया याद करने वाली चीज है, महावास्तु परिग्रह याद करने वाली चीज है, तो इनको एक साथ लिख लेना, ठीक है, साइड पे। अगला आ रहा है सरशपी, ठीक है, सरशपी का लक्षण, सरशप बोला जाता है सरसों को। तो पिडका ना अति महती क्षिप्र पाका महारुजा, और देखो ना अति महती, जो ज्यादा बड़ी नहीं है, जो पिडका बहुत बड़ी ना हो, ना अति महती, ठीक है। अब देखो सरसों है, सरसों छोटा ही होती है, देखी होगी, ठीक है। तो क्षिप्र पाका महारुजा, और न बहुत बड़ी है न बहुत छोटी है, शीघ्र ही पकने वाली है, क्षिप्र पाका, क्षिप्र माने जल्दी, पाक जिसमें जल्दी से पाक हो जाए, बहुत जल्दी पक जाए। महारुजा, ठीक है, बहुत ज्यादा वेदना होती है। एक बड़ी पिंडका हो और उसके चारों तरफ सरसों के समान कांति वाली और स्वरूप वाली पीली पीली पिंडकाएं व्याप्त हो, तो उसे सरशपी कहा जाता है। अब देखो क्या हो सकता है कि एक बड़ी पिंडका होगी और उसके चारों तरफ सरसों के समान कांति वाली, यानी सरसों के जो सरसों होती है उसका बीज जो होता है उसके समान दिखने वाली छोटी छोटी पिंडकाएं हो, पीली पीली पिंडकाएं व्याप्त हो, तो उसे क्या कहा जाता है, सरशपी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है क्षिप्र पाका महारुजा याद करना है। तो देखो जैसे महा वाले आ रहे हैं ना, ये सब एक साथ लिखना। महावास्तु परिग्रह कहा था कच्छपिका में, महाशया कहाँ पे था, जालिनी में, ठीक है। क्षिप्र पाका महारुजा कहाँ पे था, सरशपी में, तो ये चीज याद रखनी है। अब देखो अलजी का लक्षण, अगला क्या बोल रहा है, दहती त्वचम उत्थाने तृष्णा मोह ज्वर प्रदा। अब देखो ज्वर यहीं पे आया है, ठीक है। अब देखो एलर्जी होती है कहीं पर भी आप लोगों को, तो एलर्जी में ज्वर होता ही है, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर सकते हो। तो जो पिंडका उत्पन्न होने के स्थान में दाह उत्पन्न करे, ठीक है, एलर्जी हो रही है तो जलन होगी। तृष्णा मोह ज्वर को देने वाली हो, तो ऐसे करके याद रखो, ज्वर, एलर्जी में ज्वर आएगा, ठीक है। तो अलजी अलग है, एलर्जी अलग है, ठीक है, मैं याद करने के उससे बता रही हूँ कि अलजी में क्या है, ज्वर वाला लक्षण है। तो तृष्णा मोह ज्वर प्रदा मार्क करेंगे, ज्वर को देने वाली होती है और शीघ्र ही फैल जाती है। विसर्पति निशम, ठीक है,
तो ये शीघ्र फैलने वाली होती है, जल्दी से विसर्पण करती है अपना। लगातार अग्नि से जलने के समान दुख देने वाली होती है, उस पिटका का नाम क्या है? अलजी है। ठीक है, तो ये हमने देखी 5वीं नंबर की पिटका अलजी। इसके बाद चलते हैं विंता। ठीक है, जो कछुए का नाम था। विंता के लक्षण अवगाढ़, देखो अभी कहाँ पढ़ा था? अवगाढ़, अर्थी, निस्तोद। कच्छपी। कच्छपिका में, हाँ कच्छपिका में पढ़ा था ना। तो अवगाढ़ रुजा क्लेदा पृष्ठे, तो यहाँ पे लिख लेना अवगाढ़। ठीक है, अवगाढ़ अरती आया है कच्छपिका में, लेकिन अवगाढ़ रुजा क्लेद करके आया है विनिता में। ठीक है, गंभीर वेदना और क्लेद युक्त, पीठ में या उदर प्रदेश में होने वाली बड़ी और बीच में गड्ढे वाली नील वर्ण की पिंडका का नाम विंता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अवगाढ़ रुजा क्लेदा, और कहाँ पर हो रही है? पृष्ठे। ठीक है, पृष्ठ में, या वा अप्य उदरे अपी, या फिर उदर में। ठीक है, और क्या होती है? महती, बड़ी होती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। विनता नीला पिडका विनता मता। ठीक है, तो ये क्या क्या लक्षण हमने देखे? गंभीर वेदना होगी, क्लेद युक्त होगी, पीठ में या उदर प्रदेश में होने वाली बड़ी और बीच में गड्ढे वाली। ठीक है, नील वर्ण की पिडका का नाम विंता है, तो ये याद रखेंगे। अगला क्या है? विद्रधि पिडका के भेद। अब देखो, जो हमने विद्रधि देखी, विद्रधि दो प्रकार की हो सकती है, एक बाह्य विद्रधि और एक अंतर विद्रधि। ठीक है, तो सबसे पहले बता रहे हैं बाह्य विद्रधि के लक्षण। ठीक है, विद्रधि नामक पिटका दो प्रकार की होती है, एक बाह्य और दूसरी अभ्यंतर। बाह्य विद्रधि कहाँ कहाँ होती है? त्वचा में, स्नायु में और मांस में। ठीक है, त्वचा में, स्नायु में और मांस में। तो इसको ऐसे याद कर लो, तमाशा। ठीक है, त्वचा, मांस और स्नायु, तो इन तीन स्थानों पर क्या हो रही है? बाह्य विद्रधि होती है, जो कंडरा के समान और अत्यधिक वेदना वाली होती है। ठीक है, किसके समान है? कंडराभा। ठीक है, कंडरा के समान आभा वाली है। और महारुजा, क्या अभी और कहीं पढ़ा था महारुजा? क्षिप्र यस पाका बॉस। महारुजा। सर्वशक्ति का लक्षण। सर्वशक्ति का लक्षण था। ठीक है, तो ये बहुत सेम सेम लक्षण है, सब एक जगह निकाल के लिखोगे। ठीक है, तो कंडराभा महारुजा ये बोला गया है बाह्य विद्रधि के लिए। कहाँ कहाँ मिल रही है बाह्य विद्रधि? त्वचा में, स्नायु में और मांस में। कैसी है? कंडराभा। ठीक है, कंडरा की आभा के समान है, कंडरा के समान है। और क्या है? महारुजा, बहुत ज्यादा वेदना करने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है? अंतर विद्रधि के कारण, संप्राप्ति और लक्षण। अब जो अंतर विद्रधि है, तो इसके जो स्थान बताए हैं, कहाँ कहाँ पर अंतर विद्रधि हो सकती है। जैसे अभी हमने देखा ना कि बाह्य विद्रधि कहाँ कहाँ पे हो सकती है, तमाशा हमने देखा त्वचा में, मांस में, स्नायु में। ठीक है, वैसे ही जो अंतर विद्रधि है, वो जो आचार्य चरक ने स्थान बताए हैं, अंतर विद्रधि के 9 स्थान बताए हैं। तो यहाँ पे लिख लेना, चरक ने इसकी 9 साइड्स बताई है, 9 स्थान। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने जो अंतर विद्रधि है उसके 10 स्थान बताए हैं। इस इन 9 को तो बताया ही है, साथ में एक गुदा को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आचार्य चरक ने अंतर विद्रधि के 9 स्थान बताए हैं, सुश्रुत जी ने 10 स्थान बताए हैं, जिनमें एक गुदा को ऐड करा है। ठीक है, तो ये क्या क्या स्थान है? देखो, हृदय, क्लोम, यकृत प्लीहा, कुक्षी और वृक्क। ठीक है, नाभि, वंक्षण, नाभ्याम वंक्षण यो वा अपि बस्तो व तीव्र वेदनम। तो देखो यहाँ पे हिंदी पढ़ते हैं। बासी भोजन, मिदाही अन्न, उष्ण, रुक्ष और शुष्क आहार द्रव्यों का अधिक भोजन, विरुद्ध भोजन, अजीर्ण भोजन, संक्लिष्ट भोजन, विषम भोजन, ये सब करने से क्या होगा? इन सब कारणों से कुपित हुए वात आदि दोष शरीर के जिन जिन भीतरी अवयवों में प्रविष्ट करते हैं, उन अवयवों में कठिन गंभीर गांठ उत्पन्न करते हैं। ये गांठें कहाँ कहाँ हो रही है? हृदय में, क्लोम में, यकृत प्लीहा में, ठीक है, कुक्षी में, वृक्क में, नाभि में, वंक्षण में, बस्ती में। ठीक है, इन प्रदेशों में उत्पन्न होती है और इनमें क्या करती है? तीव्र वेदना करती हैं। तो यही क्या है? अंतर्विद्रधि के स्थान है।
तो ये काउंट करो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 9 स्थान बताए हैं आचार्य चरक ने। इसमें ही अगर गुदा ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, आचार्य सुश्रुत ने जो 10 स्थान बताए वही हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा अंतर विद्रधि कहाँ कहाँ हो सकती है। अब विद्रधि हम पढ़ रहे हैं, विद्रधि विद्रधि है क्या विद्रधि, तो विद्रधि की निरुक्ति बता रहे हैं। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है विद्रधि की निरुक्ति कहाँ बताई गई है। जैसे हमने देखा था कि शिर की परिभाषा कहाँ बताई गई है, तो वैसे ही विद्रधि की निरुक्ति कहाँ बताई गई है, सब पूछा जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, दुष्टम रक्तम अतिमात्रत्वात् स वै शीघ्रम विदह्यते ततः शीघ्र विदाहित्व विद्रधि इत्यभिधीयते। ठीक है, तो दुष्ट रक्त की अधिकता होने से, ठीक है, दुष्ट रक्त अगर बढ़ जा रहा है तो वो शीघ्र ही विदाह युक्त हो जाता है। शीघ्र ही विदाह युक्त होने से उसे विद्रधि कहा जा रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या है, रक्त की दुष्टि हुई, रक्त में विदाह उत्पन्न हुआ। ठीक है, दूषित रक्त और विदाही भी हो गया और उस वजह से वहां पे विद्रधि उत्पन्न हो जाती है। तो ये हमने देखी विद्रधि की निरुक्ति। ठीक है, अगर मॉडर्न में देखिए तो विद्रधि मतलब एब्सेस। ठीक है, ABSCESS। ठीक है, एब्सेस को बोला जाता है विद्रधि। अब देखो वातजन्य और पित्तजन्य अंतर विद्रधि के लक्षण। ठीक है, तो व्यध छेद भ्रम ऐसा भी श्लोक बताया था, कहाँ बताया था, कृमिजन्य शिरोरोग। हाँ, तो यहाँ पे डीडी करके लिख लो, डीडी क्रिमिज शिरोरोग। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, व्यधन छेदन भ्रम आनाह शब्द फरफराहट और सर्पण अधिक पीड़िका का फैलना, इन लक्षणों के होने पर वातज। ठीक है, तो वातज में क्या क्या लक्षण होंगे, व्यधन छेदन भ्रम आनाह ये सब लक्षण होंगे। और दूसरा क्या बोल रहा है, तृष्णा दाह मोह मद और ज्वर होने से पित्तज विद्रधि समझना चाहिए। तो ये व्यधन छेदन ये सारे लक्षण होंगे तो हमें क्या समझना है, वातज विद्रधि। और ये तृष्णा दाह मोह ये सब लक्षण होंगे तो हमें क्या समझना है, पित्तज विद्रधि। ठीक है, व्यध छेद वगैरह है तो वातज विद्रधि, और अगर तृष्णा दाह मोह वगैरह है तो पित्तज विद्रधि। अब आगे आ रहे हैं कफज अंतर विद्रधि के लक्षण। तो इसमें क्या बोल रहा है, जृंभा उत्क्लेश अरुचि स्तंभ। तो ये याद करने वाली चीज तो है नहीं। देखो ये आप अपने मन से भी बता सकते हो कि अगर जृंभा आ रही है बहुत ज्यादा तो किस दोष का प्रकोप होगा, कफ का। ठीक है, उत्क्लेश हो रहा है, नौजिया हो रहा है, अरुचि हो रही है, तो ये सब क्या है, कफज के लक्षण है। ठीक है, जम्हाई जी मिचलाना अरुचि शरीर में जकड़ाहट, शरीर में ठंडक लगने से कफज विद्रधि समझना चाहिए। तो ये सब किसके, श्लेष्मिक यानी कफज विद्रधि के लक्षण है। अब आगे क्या कह रहा है, सर्वासु च महत्शूलम। ठीक है, महत्शूलम विद्रधि उपजायते। तो इन सभी विद्रधियों में सर्वथा अधिक रूप में वेदना होती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी विद्रधि थी इनमें क्या है, सर्वदा अधिक रूप में वेदना हो रही है। तो महत्शूलम, एक और महा महा करके आ गया, तो ये भी एक साथ नोट करना है सबको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं पच्यमान विद्रधि के लक्षण। अब देखो जो विद्रधि होती है इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है आम अवस्था, दूसरी होती है पच्यमान अवस्था, तीसरी होती है पक्व अवस्था। ठीक है, आम अवस्था यानी इनिशियल स्टेज जहां पे कोई पाक नहीं हुआ है। पच्यमान यानी अभी पक रहा है। ठीक है, कोई भी फोड़ा है, कोई भी घाव है, वो पक रहा है अभी। ठीक है, पक्व यानी पूरा तरीके से पक चुका है वो। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे सिर्फ पच्यमान विद्रधि के लक्षण बताए। तो क्या बोल रहा है, पाक प्राप्त विद्रधि में शस्त्र अस्त्र से भेदन की तरह पीड़ा होती है। ठीक है, उल्मुख लुकारी जलते हुए अंगार से जलाने के समान दाह होती है। ठीक है, उल्मुख लुकारी पता है क्या होता है, पता है किसी को, इसका मतलब होता है बॉन फायर। ठीक है, जो जलाते हैं हम न्यू ईयर पे, और क्या होता है वो क्रिसमस पे। ठीक है, तो मुझे जसुदा जन्म याद आ रहा था। उल्मुख लुकारी जलते हुए अंगार से जलने के समान दाह होता है
और बिच्छू काटने पर जिस प्रकार वेदना होती है उस प्रकार की वेदना होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। वृश्चिकैरेव दश्यते, ठीक है। तो बिच्छू के समान, दशने के समान वेदना हो रही है, तो उसे हमें समझना है पच्यमान विद्रधि, ठीक है। ऐसे ही एक और लक्षण आता है वृश्चिक दंशवत वेदना। कहाँ होती है, सुना है कहीं रोग निदान में? किसी ने सुना है, बताओ। तनुजा, इंशा, सुना है? वृश्चिक दंशवत पीड़ा। नोट करो, ठीक है। वृश्चिक दंशवत पीड़ा होती है, ये बताया है माधव निदान ने आम बात में, ठीक है। आम बात में वृश्चिक दंशवत पीड़ा होती है। जब पढ़ोगे तो याद रखना इस बात को। और यहाँ पे कैसा बताया है, वृश्चिक ऐरिव, यहाँ भी वही चीज बताइए जैसे कि बिच्छू काट रहा हो, वैसी पीड़ा होती है किसमें, पच्यमान विद्रधि में, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? इतना तक समझ आया सभी को?